दर्शन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपके एक हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र से संबंध रखने वाली एक प्रगतिशील किसान हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि जसविंदर कौर जी। जसविंदर कौर जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप आज एक प्रगतिशील किसान के रूप में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं और अपने अनुभवों से विशेष तौर पर जो आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के संबंध में आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक किसान लोग भी इस ओर प्रेरित हो सके। और हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो जब से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक जो खेती जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार, उसके बाद भारत सरकार ने भी उसके बारे में जो काम किए हैं, तो काफ़ी देखा जाता है कि प्रतिवर्ष जो है इसमें लोग अधिक से अधिक इसमें आ रहे हैं। तो तभी आ रहे होंगे जब इसमें पुराने जो हमारे किसान हैं जिन्होंने इस प्रकार की खेती को अपनाया, उसमें लाभ उनको हुआ, उनको देखकर ही अन्य जो किसान हैं वो प्रेरित हो सकते हैं। तो इस प्रेरणा की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको कैसे सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि एक प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग भी कोई चीज़ है, इसके बारे में बताएं। सर, हमें सबसे पहले आपने कहाँ सुना इसके बारे में? हमने एक बार हमारा कैंप लगा था धौला कुआं में, सिर्फ एक दिन का, पांवटा साहिब में। हाँ जी, पांवटा साहिब के केवी के है धौला कुआं में। तो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की होगी उस पर। तो उन्होंने एक दिन के कैंप में हमें थोड़ा सा बताया था। तो हमें फिर लगा है कि नहीं, इस चीज़ में दम तो है। अच्छा। पर हमें फिर ये लगा कि अब ये बार बार हम फिर फ़ोन करते रहे कि सर हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाओ। अच्छा। तो फिर 2018 में, मई 2018 में अपना नोनी केवी के इसमें विश्वविद्यालय में हमारे को 1 महीने की ट्रेनिंग का मौका मिला। तो उसमें हमें फिर लगा है कि एक तो हमें सारा कुछ बनाना भी बताया, दवाइयाँ, खाद, हर चीज़ नीम के उससे वो बनता है, गौमूत्र से ही तैयार किया सारा। तो वहाँ पे हमने देखा है कि एक तरफ तो लगाया था उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट, मतलब पौधे वगैरह, तो दूसरी तरफ तो फसल थी केमिकल वाली। तो उसमें और इसमें हमें लगा है कि इसमें अंतर है, लेकिन उसका थोड़ा कलर तो उस टाइम फेड लगा हमें कि ये थोड़ा हरे रंग पे है। अच्छा। और केमिकल वाली काले रंग की है। अच्छा। तो उसमें फिर बाद में जब तक फसल कट के तैयार होती है, जब हमें पूरे महीने में हमें पूरा समझाया, तो उसमें लगा है कि नहीं, इसमें तो हमारा खर्चा कुछ नहीं हुआ। हमने अपने ही खेती से हमारी सिर्फ मेहनत लगी, लेकिन उसका क्वालिटी भी अच्छी है। और फिर जब खाया उसका स्वाद अच्छा है। और औरों को भी, मतलब फिर हमने जो बेचा है, जिसको भी हमने रिजल्ट पूछा, उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा है। और सबने ये भी बताया कि जो 30-40 साल पहले, 50 साल पहले हम जो हमारी चीज़ों में टेस्ट थे ना, वही टेस्ट है। अच्छा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि केमिकल ने हमारे टेस्ट भी ख़त्म कर दिए, हाइब्रिड ने और केमिकल ने। तो इसलिए हमें तो ये लगा है कि सबसे पहली बात तो हम तो इसलिए इस तरफ आए कि हमारा खर्चा बच गया, हम बार बार चक्कर काटने से बच गए। आज ये बीमारी लग गई, ये दवाई लाओ, आज ये बीमारी लग गई, ये दवाई लाओ। इन दवाइयों के चक्कर का वो करने से और खर्चा करने से बच गए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ। अच्छा। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो फसल थी हमें रेट दुगने मिले। अच्छा, और नंबर 3, हाँ जी, नंबर 3 ये है कि हमें ये भी सुकून होता था कि जो हम बेच भी रहे हैं ना, तो कम से कम हम बिना केमिकल वाला लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर हम बात करें, जैसे एक तो खर्चा आपने कहा कि कम होता है, और जो क्वालिटी की बात है तो वो आपने तो बता ही दिया कि इसकी निश्चित तौर पर सेहत के लिए ये हमारे, और जैसी पुरानी खेती हमारी होती थी और मुख्य तौर पर वो गोबर पर ही आधारित होती थी, या जो नेचुरल हमारे उर्वरक वगैरह होते थे उस पर ही वो निर्धारित होती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे जब केमिकल वाला जो ये ज़माना आया, और वैसे अगर बात की जाए तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल वाली जो खेती को अपनाना पड़ा, एक तरह से उस समय की मजबूरी भी थी जी। और जिसे हम जैसे आमतौर पर सभी ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर जानते हैं, अच्छे अच्छे बीज आए तो अच्छे अच्छे बीज को ग्रोथ करने, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अगर हम बात करें तो अनाज की हमें, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उतनी हमारी प्रोडक्शन नहीं होती थी। लेकिन अब वो दौर आ गया है। एक तो थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड्स भी हमारे लोगों के जो बड़े हैं, परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। तो अब जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा रेट इसका जो इसका प्रोडक्ट है वो अधिक होता है,
तो उसको हम खरीद भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने बताया कि हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो सभी, और आम जन की अगर हम बात करें, जो इस बात को मान ले या जान ले कि अगर वो प्राकृतिक खेती द्वारा कोई भी उत्पादन को यूज़ करता है या उसको ग्रहण करता है, तो आपने जैसे कहा कि बीमारियां इसमें कम लगेगी। वो बिल्कुल नेचुरल है कि जब वो केमिकल्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो जो खर्चा आपका एक तरह से दवाइयों में, डॉक्टर के पास जाने में जो लगता था, उसकी अगर आप बचत आप देखें और उतना सा मार्जिन या उससे कहीं कम आप इस प्रकार के उत्पादों पर यूज़ करेंगे तो आप निश्चित तौर पे लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो अच्छा, इसके बारे में आप बताएं कि फसल की अगर हम बात करें, कौन कौन से मुख्य फसल हैं जो आप प्राकृतिक खेती के माध्यम से लगा रही हैं? सर मुख्य फसल तो है हमारी गन्ना और गेहूं और धान। अच्छा। तो ये भी पहले हम मंडी में बेचते थे, तो अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मंडी में बेचने की, क्योंकि साइंटिस्ट बार बार आते हैं, कैंप लगाते हैं, तो औरों को भी समझाते हैं, बताते हैं सबको। तो हमारा तो घर से ही उठ जाता है। अब गेहूं की पहले ही हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एडवांस बुकिंग घर से ही है? हाँ जी, शक्कर। अच्छा। और धान भी, धान तो बल्कि चावल तो मेरे पास पूरे ही नहीं होते। तो अच्छा। हम अब आगे आगे सभी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, और बेचने की कोई वो नहीं है, बेचने के लिए तो प्लेटफॉर्म बन चुका है। अच्छा। लेकिन तो लोगों को अब ये है कि पैसा जितना मर्जी लग जाए लेकिन चीज़ शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, मैं वही वो कह रहा हूँ, ये समय की मांग है और समय बदला भी है, और लोग थोड़े से जागरूक भी हुए, कॉन्शियस भी हुए हेल्थ की ओर, जो है अच्छा हमें खाना मिले और अच्छी हमारी तंदुरुस्ती और सेहत बनी रहे। तो इसमें जैसे आप और लोगों की इस ओर प्रेरित आपने करना है, या जो आपसे आपको देखते हैं कि किस प्रकार की आप खेती कर रहे हैं, तो इस सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अगर एक रकबा आपका फिक्स हम कर दें, सपोज़ आपके पास 1 हेक्टेयर की भूमि अगर आप लगाना चाहें जी, तो उसमें प्राकृतिक खेती से आप कोई फसल बीजते हैं, जैसे आपने गन्ना कहा, आपने गेहूं कहा, आपने धान कहा, कोई भी आप फसल ले लें, 1 हेक्टेयर में जो परंपरागत आप खेती करते थे जिसमें आप दवाइयों का या केमिकलों का आप इस्तेमाल करते थे, तो उसके उत्पादन टोटल जो क्वांटिटी की अगर हम बात करें, टोटल उसमें कितना उत्पादन आपको प्राप्त होगा, और एक उसी ही रकबे में आप नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से खेती करते हैं, तो क्वांटिटी में आपको कोई फ़र्क देखने में मिला? सर जैसे 1 हेक्टेयर में मान लो मैंने गेहूं बीजी, ठीक है, तो जो केमिकल वाली खेती है तो उसमें तो 2.5 क्विंटल के हिसाब से आप 12 दूना 24 30 क्विंटल लगा लो, ठीक है, 1 हेक्टेयर से। अच्छा। तो नेचुरल फार्मिंग में थोड़ा सा कम हो जाता है, मान लो उससे 30 की जगह 25 या 26-27 बोरियां मान के चलो क्विंटल। तो कोई इतना ज्यादा फर्क तो वैसे है नहीं, बहुत फर्क है नहीं, लेकिन जितना हमारे पास 4 क्विंटल ज्यादा हुई ना उधर, अच्छा, केमिकल वाली, तो उसका 10 क्विंटल तो उसका खर्चे में चला गया। उसके लिए डाई भी चाहिए, उसके लिए दवाई भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए, और अच्छा, लेबर भी चाहिए, ठीक है। तो उसका तो हम तो ये सीधा सीधा मानते हैं कि वो तो घाटे का सौदा ही है, क्योंकि हमारी जेब से जब से हमने फसल बीज ली है ना जी, पहले तो बीज लेके आएंगे हाइब्रिड, ठीक है, उसके बाद फिर उसके लिए दवाई लेके आएंगे, वो मिला के छट्टा मारने के लिए, फिर डाई भी लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब पहले दिन से हमारी जेब खाली होती जा रही है, बिल्कुल सही। और जब तक हम गेहूं घर में लेके नहीं आते तब तक चला हुआ ये प्रोसेस। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उसमें तो हमने गौमूत्र और गोबर के साथ ही उसको वो बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं, उसी के साथ हमने ट्रीट करके बीज डाल दिया, और बीज भी अपना घर का ही डालना है, वो भी खर्चा बचा। आने जाने का जो है लेबर, वो मोटरसाइकिल पे जाएंगे, लेके आएंगे, मतलब वो टाइम भी बंदे का बचा, आपकी लेबर, आपकी दिहाड़ी बच रही है, दिहाड़ी भी बच रही है। और बार बार सबसे बड़ी ये है कि जेंट्स को बोलना पड़ता है बार बार, ये दवाई लेके आओ, कल कणक बीजेंगे, कल ये करेंगे, अब इसमें सुंडी लग गई, आप लेके आना, फिर वो 2-4 दिन बहाने लगाएंगे कि नहीं आज मेरा टाइम नहीं लगा, आज मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे को वो मिल गया, वो मिल गया, मतलब उतने में फसल चौपट। अच्छा, अब अच्छा, जब ये नेचुरल फार्मिंग है, वो तो पता है गौमूत्र भी घर में ही है, गोबर भी घर में ही है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब तो अपने आप ही, मतलब नीम के उससे तैयार करते हैं, नीमास्त्र तैयार करते हैं, उससे गौमूत्र और नीम की पत्तियों से। यानी कि जैसे केमिकल खेती की बारे में हम बात करते हैं, जैसे उसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का करते हैं, टॉनिक्स का करते हैं, और जैसे जो भी आप इस प्रकार के आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसका आप एक तरफ से कह सकते हैं कि
नेचुरल तरीके से भी आप इन चीज़ों को नेचुरल तैयार कर तरीके से सकते भी हैं। ये सारी चीजें तो अगर हम तैयार बात करते करें कि उनका कितना आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कितना रहते हैं, अगर ये केमिकल की बात करें, और वही दवाई अगर आपने नेचुरल तरीके से बनाई है घर पे, जैसे आपने कहा कि गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और भी जो आप नेचुरल जो प्रोडक्ट्स उसमें डालते हैं, जी। तो इफ़ेक्टिव बराबर रहती हैं? सर इसका है जो नेचुरल है और ना, अनुभव से आपने बताना हाँ, आपने ये। जो नेचुरल है ना, इसका शुरू से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा। कि बीमारी आए ही ना। अच्छा, बीमारी फिर लगती हाँ जी। कम है या हाँ जी, आती ही नहीं है? नहीं आती ही नहीं, अगर प्रॉपर ढंग से जैसे बताया हाँ, पूरा जो साइंटिस्टों ने, शेड्यूल आपको दिया हुआ हाँ है, जी, ठीक उस है। हिसाब से अगर हम करें तो गौमूत्र तो ऐसी चीज है, उससे बीमारी वैसे ही नहीं आती। तो अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की, आपकी सफलता को देखते हुए, आपके आसपास के जो आपका अपना ग्रुप है उसकी सफलता को देखते हुए, लगभग कितने प्रतिशत हम बात कर सकते हैं जो किसान भाई हमारे हैं, उन्होंने इस नेचुरल फार्मिंग को आपके अपनाया है? अगर आप ब्लॉक लेवल तक की बात करें, आपके पंचायत की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर 20% तक हो चुके हैं अब, क्योंकि एकदम अच्छा। हमें देख के, हमने तो जैसे ही हमें पता लगा, हमने तो एक किस्म से कसम ही खा ली थी कि अब केमिकल लेके ही नहीं आएंगे जब इतने हानिकारक होते हैं। और नंबर 2 बात, अब जो और लोग हैं वो पहले थोड़ी खेती में करते हैं, अभी हम कम से कम 20% लोग ऐसे हैं कि थोड़ी खेती में कर रहे हैं, और 5-1% ऐसे भी हैं कि जो प्रॉपर बिल्कुल ही खाद दवाइयाँ लानी छोड़ दी है। अच्छा। 5% ऐसे भी हैं। और साथ में फिर हमें बोलते हैं कि हमारा गुड़ शक्कर अब ये बिकवाओ भी, तो हम उनसे ले लेते हैं। और अभी भी मेरे पास लाखों रुपए का गुड़ शक्कर का इस साल मैंने किया, जो विक्रय आपने हाँ जी, किया। विक्रय अच्छा, किया, विक्रय हाँ जी। करने की अगर हम बात करें, उसी मंडी में भी आप बेच सकते हैं, जैसे आपके पास थोक में ये उत्पादन आपके पास आ जाता है, तो जहां आप नॉर्मल जो किसान अपना जो वहाँ पे माल सर मंडी में तो आड़ती होते हैं, वो तो अपना ही रेट लगाएंगे, वो तो नेचुरल फार्मिंग समझते नहीं। तो मंडी वो में तो नहीं कर- बेचते आप? मंडी में इसलिए हम बेचते नहीं, इसलिए हमें थोड़ा एक कैनोपी लगा के दी है कृषि विभाग ने, तो वहाँ पे ही हम सेल करते हैं। और बाकी मंडी में नहीं हम लेके जाते, क्योंकि मंडी में तो केमिकल वाला और बिना केमिकल वाला, वो तो आड़ती तो एक ही रेट लगाएंगे, वो कह रहे नहीं तो उठा के ले जाओ भाई। अच्छा, हमारा तो यही रेट जाएगा। तो अच्छा, मंडी में आप नहीं बेचते, जी। तो हो सकता और है इतना क्योंकि ज़्यादा हमारे पास है नहीं कि हम अपनी उनके ऊपर वो हो सके। नहीं, मैं वही बात आपसे यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, जैसे क्लैरिफिकेशन जैसे आपसे। हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हाँ अगर जी। अधिक से अधिक किसान, जैसे आपने कहा कि हर साल इनकी जो प्रतिशत जिनकी वो है आपके साथ जुड़ रहे हैं, अगर ऐसी स्टेज आपके पास आ जाती है कि जब आपके पास इतना अधिक उत्पादन हो जाता है जी, कि आपको मंडी में उसका विक्रय सुनिश्चित करना है, तो उसके फिर आप लिए क्या समझते हैं, हमारे- उसके लिए किस प्रकार से आपने तैयारी की है? उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हमें जागरूक भी करते हैं। अच्छा। और हमारी हेल्प भी करते हैं। अच्छा। एक अपना आत्मा प्रोजेक्ट जो है, इनका तो पूरा ही नेचुरल पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। उनका तो यहाँ से लेके बीज दवाइयों से लेके और लास्ट उसके तक भी, मतलब मंडी में भी बोलते हैं कि हमें अलग से आपको देंगे दुकान खुलवा के, कि अच्छा। वहाँ पे एक नेचुरल फार्मिंग वाला ही किसान बैठेगा, तो जो बाहर से लोग आते हैं नेचुरल फार्मिंग वाले, तो उनके साथ ही कांटेक्ट करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि नेचुरल फार्मिंग के उत्पादन को दिखाकर हो सकता है कि कोई आमतौर पर रूटीन का जो उत्पाद है उसको बेच रहा हो, ऐसी भी आपको लगता है कि हो सकता है? हो सकता है जी। तो उसको एक जो ग्राहक है, जी, जो आपने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद लेना चाहता है, वो थोड़े से अधिक पैसे भी खर्च कर रहा है अपनी सेहत को देखते हुए, जी। तो वो कैसे करके पता लगा सकता है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा जो है केमिकल वाले प्रवृत्ति से उससे तैयार किया गया उत्पाद है? तो दोनों में अंतर किस प्रकार से वो कर सकता है? सर जो नेचुरल है उसकी तो खुशबू से ही, उसकी चमक और खुशबू से ही पता लग जाता है कि ये नेचुरल है। अच्छा। और जो एक बार हम बोलते हैं कि पहले चेक करने के लिए लेके जाओ, अच्छा। आटा जो है ना, किलो लेके जाओ, पहले बना के खा के चपाती उसके साथ कंपैरिजन करके देखना, उसके बाद फिर पैसे देना। अच्छा। लेकिन पैसे तो लोग दे ही जाते हैं, भाई कोई बात नहीं, अब 1 किलो आटे के 50 रुपए के लिए क्या हुआ है, चलो बच्चे कुरकुरे खा लेते हैं। तो इतने इतना में कुछ ज़्यादा महंगा तो नहीं है, बाजार में कोई दूसरे आटे की बात हाँ करें। जी। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, बड़ा अपने आप को फकर होता है, नहीं हम बहुत सही जगह पे हैं। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें तो ऐसी कोई जैसे आपने कहा कि विभाग जो संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, वो आपको बहुत
प्रोत्साहन आपको वो देता है। जी। तो इसमें कोई ऐसी प्रोसेस या प्रोसीजर नहीं उन्होंने अपनाया कि ताकि कोई सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाए कि जो आपका उत्पादन है वो वाकई में जो है वो नेचुरल फार्मिंग से तैयार किया प्रोडक्ट है? जी, कोई इस प्रकार सर्टिफिकेट हाँ जी, एक बार हमें बना दिया 1 साल के लिए। अच्छा, सर्टिफिकेट हमें बना के इशू कर दिए। अच्छा, मतलब उसके सत्यापित बाद- करते हैं हाँ वो जी, कि हाँ 1 साल के लिए। हाँ, अगले साल फिर बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मिट्टी चेक होएगी हमारी। अच्छा, तीसरे 3 साल के बाद फिर हमारा पक्का वो बन जाएगा कि ये पक्का नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अच्छा। अभी तो मतलब जैसे लाइसेंस दूसरे बनते हैं ना गाड़ियों के, ठीक है, ठीक कि है। लर्निंग पहले बनता है, वही सिस्टम अच्छा, है वो वाला जी। सिस्टम है। वो वाला तो सिस्टम यानी कि अगर कोई चाहे और ख़ास तौर पर जो आपके अपने आउटलेट्स हैं वहाँ से ये प्राकृतिक जो खेती का जो भी उत्पाद खरीदना चाहता है वो निश्चित मतलब निश्चिंत होकर वो जा सकता है कि हाँ ये जी, वाकई जी। जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तभी आपको उसका सर्टिफिकेशन भी आपको हाँ जी। उत्पाद की हुई है। अच्छा, एक आपने बात पहले बताई थी कि हाइब्रिड जैसे आपको बीज लगाना पड़ता था पहले, जी। और अब आपने कहा था कि जब हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो हम अपने घर का ही बीज उपयोग में लाते हैं। तो जी। क्या हाइब्रिड बीज को हम नेचुरल फार्मिंग के तरीके से नहीं उसको तैयार कर सकते फसल? सर हाइब्रिड को करते हैं, लेकिन उसको तो उतनी, वो जो हाइब्रिड है ना वो उतनी ही ज़्यादा खुराक भी मांगता है। अच्छा, तो उसका इतना रिजल्ट नहीं अच्छा अच्छा, आता। उसका रिजल्ट नहीं आता। जी। अब जैसे हमारी बंसी गेहूं है पुरानी, पहले उसको फार्म शायद बोलते थे। अच्छा, तो वो जो बंसी गेहूं है, जब हम आटा पिसवाने के लिए लेके गए ना, तो वो चक्की वाला बोलता है ये तो मेरे तो ये चक्की खराब कर देगा, इसमें तो जान ही बहुत है, ये तो पिस ही नहीं रहा। अच्छा, इतना पक्का है आटा, भाई ये दाना। तो फिर उनको, फिर वो चक्की वाला फिर खाने आया घर। मैंने कहा चपाती बनाएंगे तो खा के देखना। कह रहे वाह भाई ये तो सच में करिश्मा ही हो गया। हाँ, मतलब इसमें मेरे कोई को दो राय नहीं है। जो हाँ बचपन में हमने भी जो गांव में जब खाते थे तो उसका जो स्वाद है उसका वो अलग ही होता है। वो हंसने लग गया। वो जो मुझे हमारे तो अपने- लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी चक्की का ही आटा है। अच्छा, अच्छा, मैंने कहा चक्की तो आपकी थी लेकिन गेहूं हमारी थी नेचुरल। अच्छा, तो इसी प्रकार से धान की भी अगर हम बात करें तो वो भी आपका अपना ही है, घर का ही धान है? हाँ जी, बासमती लगाते हैं हम। अच्छा, वो जी, खाली बासमती लगाते हैं, हाइब्रिड नहीं लगाते। अच्छा, तो ये जो उत्पादन में आपने कहा था कि थोड़ा बहुत जो कमी रहती है वो सिर्फ गेहूं में आपने देखी है कि धान में भी देखी है, गन्ने में भी देखी है? नहीं, गेहूं में होती है, और धान में और गन्ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वांटिटी वो की तो बात बराबर करें है, तो हाँ किसान जी। भाइयों उसमें तो कोई दो राय नहीं है, फिर तो हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना चाहिए। आपने कहा क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं जी। है, और दूसरा आपने ये बताया कि जब इसका विक्रय आप सुनिश्चित करते हैं तो लगभग आपको दुगने दाम इसमें जी। मिलते हैं। जी। अगर दुगने से कम भी होंगे तो भी कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई घाटा नहीं है, क्योंकि आपका जो खर्चा है चाहे वो दवाइयों में है, आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के रूटीन में केमिकल्स की हम बात करते हैं, इसके साथ साथ जो आपको आपकी लेबर भी इसमें बचती है और आपको जो बीज भी वो भी आपका अपना होता है। तो हर तरीके से आप इसमें इनपुट कॉस्ट जो हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर में किसी भी प्रोडक्ट्स को तैयार करने में, उसमें बहुत कमी लाई जा सकती है। और विक्रय की बात की तो वो तो आपका अच्छा महंगा इसमें बिकता ही है। तो अच्छा ये बताएं कि आपके साथ साथ हमने जैसे ये भी सुना है कि कई कहते हैं लोग कि जहाँ नेचुरल फार्मिंग हो रही हो और उसके साथ लगते क्षेत्र में या साथ लगते जो खेत है वहाँ पर कोई केमिकल फार्मिंग कर रहा हो और वहाँ पे कोई बीमारी आ जाती है, तो ऐसी अवस्था आपके साथ कभी पेश आई है कि फिर उसमें बीमारी फिर आपको भी थोड़ी सी दिक्कत आई हो? नहीं सर, पिछले साल धान हर लोगों के जले। अच्छा, पिछली बरसात में तो हमारे पीडी सर आत्मा साहब सिंह जी हैं, तो वो जाके हमारे खेतों में फिर उन्होंने टेस्ट किया। हाँ, तो उन्होंने देखा कि हमारे बिल्कुल, हमारी जो 2 बीघे की खेत है ना जी, बिल्कुल इतना सुनहरी जैसा धान पके हुए और एन अच्छी मिंजरें उसकी वो और आसपास वाले जो थे वो, और हमारे बगल वाले इधर भी और दूसरी तरफ भी उनमें झुलसा रोग फिर गया और वो काली डोडी टाइप आ गई, वो खत्म हो गए। इस बार उन दोनों ने मक्की बीज दी भी हमारे साइड में, हम धान ही लगाएंगे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि धान उनका हुआ ही नहीं। नहीं तो फिर वो ये नहीं उनको थोड़ा सा आपसे थोड़ा सीखते या अनुभव थोड़ा आपसे भी फिर इस बार कम गया कि अच्छा। अब गेहूं में भी उन्होंने पहले 2 छट्टे मारते थे और घास मारने की दवाई मारते थे। अच्छा, और इस बार एक ही छट्टा मारा इसका यूरिया का। अच्छा, पर मतलब पूर्ण रूप से वो हाँ भी नेचुरल पूर्ण फार्मिंग रूप की ओर से नहीं आए हैं। हाँ जी, अब आस्ते आस्ते आना पड़ेगा।
नहीं देखो, ऐसा है ना कि आएंगे। कोई भी हाँ जसविंदर जी, कोई भी चेंज जब आता है ना, हाँ तो जी, थोड़ा सा शुरू में जो है रेजिस्टेंस होती है। हाँ जी। चाहे आप टेक्नोलॉजी में भी आप देखो, अब किसी भी प्रकार का चेंज होगा, जी, जो आप आराम से कोई चीज़ करते आ रहे हो ना, जिसकी आपको आदत है, हाँ जी, आप उसी में खुश रहते हो। लेकिन जी, जब कोई अच्छी चीज़ भी आती है तो आपको थोड़ा सा डर भी होता है कहीं, और अपने जो वो आपका सिस्टम है ना, जो आराम वाली जो बात होती है, जी, और उसमें थोड़ा सा विघन पड़ जाए तो थोड़ा सा लोग हो जाते हैं कि नहीं यार वो ठीक है जो हम कर रहे हाँ हैं। जी, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको अपनाते हैं, करते हैं, वहाँ का लाभ उनको मिलता है, फ़ायदा देखते हैं, तो जी, फिर जो ये चेंज जो है लोग अपनाना शुरू करते हैं। हाँ तो जी, निश्चित तौर पे मुझे यही लगता है कि जैसे आपने कहा कि आपके क्षेत्र में आपके माध्यम से, आपके ग्रुप के माध्यम से, और जो आप इतना अच्छा काम इसमें कर रहे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, अपना खर्चा आपने कम करके आमदनी आप ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, जी, तो और भी जो आपके साथ लगते क्षेत्र हैं आपके, पांवटा को छोड़ के आपके ज़िले की अगर मैं बात करूं, अन्य ज़िलों में भी, क्योंकि हमने सुना है कि प्राकृतिक खेती जो है काफ़ी जी, बहुत ज़्यादा फैल रही है हाँ और जी, काफ़ी लोग इसको अपना रहे हैं। अब मैं आपको जसविंदर जी बताऊं, मैंने पहले भी प्राकृतिक खेती पे 1-2 कार्यक्रम किए थे। जी, बिल्कुल अनुभवी किसान लोग आए थे, उन्होंने तो ये कहा कि जो पढ़े लिखे अब हमारा यूथ भी है, वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए आगे आ रहा है। वो एज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी इस चीज़ को देख रहे हैं कि यार ये कोई चीज़ है, उसको हम करके देखेंगे, और वो इतने सक्सेसफुल उसमें हो रहे हैं। मेरे शिमला क्षेत्र की हमारे ऐसे यहाँ पे है, ज़िला शिमला में भी है, यहाँ के भी एक बार 2 किसान आए थे, तो बहुत अच्छा उनके साथ मेरे को लगा कि वाकई कोई नई चीज़ है। अब तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 5-6 साल तो हो गए होंगे प्राकृतिक खेती को, ऐसे जी, अधिक हो गए। 2018 से शुरू। अच्छा, 2018 से जी, आई थी, जी, तो ये काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो आपको कृषि विभाग के साथ जैसे आपका संबंध है, तो वो आपको अन्य किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए आपको कहीं कैंप वगैरह में आपको ले जाते हैं, कहीं जी लेक्चर के लिए सर, आपको ले मास्टर जाते हैं? ट्रेनर अच्छा, आप हूँ मास्टर मैं। ट्रेनर भी हैं जी, इसमें। जी, तो सबसे पहले आप किसी को प्रेरित करना है इस ओर, क्या आपका ध्यान रहता है कि इनको क्या बात बताई जाए? इनकम की बात बताई जाए, कम खर्चे की बात सर बताई जाए, मेरा तो लेबर की बात हाँ जी, बताई जाए? क्या आपको लगता है कि मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर मैं प्राकृतिक खेती की बात करूँ? सर मैं तो टॉपिक शुरू यहाँ से करती हूँ कि आप अपना स्वास्थ्य और अपने बच्चों का स्वास्थ्य अगर अच्छा चाहते हो ना, तो ये केमिकल छोड़ दो और प्राकृतिक खेती अपनाओ। और उसके लिए हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। अगला प्रोसीजर तो बाद का है, लेकिन जो ये केमिकल खा रहे हैं ना आप, जो ये बार बार बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, बांझपन पैदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये केमिकल और दवाइयाँ ही, मतलब ये खाद और दवाइयाँ ही इसका मुख्य कारण है। तो इसकी वजह से जब हम बोलते हैं ना कि आप तो सुबह से उठ के अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर देती हैं, तो कई औरतें तो कांप जाती हैं, नहीं हम तो लेके नहीं आएंगे, जो मेरे पास पड़ा है वो भी फेंक दूंगी, अच्छा, वो भी नहीं मैं डालूंगी। नहीं, तो ज़्यादातर सब्जियों के लिए वो करते हैं कि चलो गेहूं धान और ये तो चलो लगाते ही हैं, ये तो मुख्य फसल है। लेकिन जो हमारा डेली रूटीन की है, जैसे हमारी सब्जियां होगी, भी लौकी हो गई, भिंडी होगी, मतलब सब्जियां तो कम से कम अपने घर की खाओ, तो उसमें केमिकल ना हो करो। तो हमने तो छूट दी हुई है, हमारे पास देसी गाय है कि गौमूत्र जिसके पास नहीं है वो यहाँ से ले जाओ, गोबर यहाँ से ले जाओ, लेकिन आप ये जहर मत डालो। तो अब सब्जियां तो तकरीबन हर लोग जितने भी हो गए उसमें केमिकल नहीं डालते। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ कि और ऑर्चर भी है, मेरा बगीचा भी है, उसमें नींबू के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, अच्छा, पपीता है, अमरूद है, और उसी में बीच में नीचे हल्दी लगाई हुई है, अच्छा, और उसमें मिर्च भी लगाई हुई है, फिर मेरा अचार का भी, मतलब हर चीज़ जो है प्रोसेस करके बेचते हैं। और जो मेरे साथ की महिलाएं हैं जिनके पास, किसी के पास अदरक है, उनको मैं ये बोलती हूँ कि अदरक आप चीर के पूरा उसको साफ करके देना, अचार मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा जी, और उसमें भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। और बेचने के लिए आपने कहा कि बेचने आपको के आउटलेट लिए, पांवटा साहिब में ही, हाँ जी, वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया? जी, आज भी मेरे साथ वाली मेरे दुकान पे बैठी है। अच्छा, और आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें इतना सिखाया और हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। और बहुत बहुत आपका जसविंदर जी, एक बार फिर से हम धन्यवाद करेंगे। स्टूडियो में आप उपस्थित हुए और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया और हमारे दर्शकों के साथ। तो नेचुरल फार्मिंग की हमने बात की, और बिल्कुल सही है, अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो
थोड़ा सा अगर अधिक खर्चा हम इसमें करें, और वैसे भी हमारी अब परचेजिंग पावर सबकी बड़ी है, और किसान की भी बात करें तो उनकी लागत भी उसमें कम आती है और इनकम उनको भी हो, हम सब स्वस्थ रहे, इसी की कामना हम करते हैं। और जसविंदर जी, एक बार पुनः आपका फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप इस जो प्रणाली आपने अपनाई है इसको औरों में भी इसको फैलाएं ताकि वो भी लाभ कमा सके। तो ये था आज का कार्यक्रम। आप दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।